समुंदर के नीचे से आवाज। गहरे पानी में जहां रोशनी की एक किरण भी मुश्किल से पहुंचती है, 13,000 फीट नीचे हमने कुछ ऐसा ढूंढा है जो तुम्हारी दुनिया को हिला देगा। ये कोई एलियन लाइफ नहीं है, बल्कि एक अनदेखी सांस है जो अब तक छुपी थी और जिसे तुम खोने वाले हो हमेशा के लिए। क्या जो हाल ही में समुंदर से जानवर बाहर आ रहे थे वह एक वार्निंग थी? इमेजिन करो, एक ऐसी जगह जहां टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के करीब है और प्रेशर इतना कि एक हाथी भी पेपर की तरह कुचल जाए। इसी गहरी खामोश दुनिया में 2013 में हमारे डीप सी साइंटिस्ट एंड्रयू स्वीटमैन और उनकी टीम ने एक शॉकिंग डिस्कवरी की। वह पैसिफिक ओशन के एक खास जॉन, जिसे क्लैरियन क्लिपर्टन जॉन CCJ कहते हैं, वहां के समुद्री जीवों की हालत समझने गए थे। उन्हें लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है और उनका डर सच होने वाला था। एंड्रयू ने अपनी स्पेशल मशीन ऑटोमेटेड सी फ्लोर लैंडर को 5,000 मीटर नीचे भेजा। इस लैंडर का काम था समुंदर के पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल्स को चेक करना। तुम सब जानते हो कि ऑक्सीजन का ज्यादातर प्रोडक्शन समुंदर की ऊपरी सतह पर होता है, प्लांट्स और एल्गी के फोटोसिंथेसिस से। और यही ऑक्सीजन नीचे जाते जाते कम होता जाता है क्योंकि मरीन लाइफ उसे कंज्यूम करती है। सिंपल साइंस, राइट? लेकिन जो एंड्रयू ने देखा वह हर साइंस बुक को झुठला रहा था। ऑक्सीजन कम होने की जगह वह और तेजी से बढ़ रहा था। कुछ जगहों पर तो ऊपरी सतह से भी ज्यादा ऑक्सीजन मिल रहा था। यह था डार्क ऑक्सीजन, एक ऐसी सांस जिसका सोर्स कोई नहीं जानता था। यह ऑब्जर्वेशन इतना अजीब था कि उन्हें लगा कोई गलती है, मगर बार बार टेस्ट करने पर यह बात कंफर्म हो गई। तो यह डार्क ऑक्सीजन आ कहां से रहा था और क्या यह उस खास जगह से जुड़ा हुआ था जहां एंड्रयू को खतरा महसूस हो रहा था? जवाब तुम्हें हैरान कर देगा। एंड्रयू को याद आया उन्हें CCZ में खतरे की घंटी क्यों सुनाई दे रही थी। यह जगह दुनिया के डीप सी माइनिंग लॉबी के लिए किसी सोने की चिड़िया से कम नहीं। यहाँ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के मेटल्स और मिनरल्स छुपे हैं। मैं बात कर रहा हूँ मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट की, जिनका 75 से 85% सोर्स यहीं पर है। और ये सब मिलते हैं छोटे छोटे आलू के आकार के पत्थरों में, जिन्हें पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स कहते हैं। ये नोड्यूल्स इतने खास हैं कि इन्हें बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं। लेयर बाय लेयर मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं और ऐसे पत्थर इस एरिया में 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स में फैले हैं। टोटल 2100 करोड़ टन्स। क्या ये पत्थर ही डार्क ऑक्सीजन का राज थे? एंड्रयू ने अपने पुराने कलीग डॉक्टर फ्रांस गाइगर से कांटेक्ट किया, जो समुद्री केमिस्ट्री के जादूगर थे। उन्होंने डिसाइड किया कि इन नायाब पत्थरों को लैब में टेस्ट करेंगे, बिल्कुल वैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट करके जैसा समुद्र के नीचे है। उन्होंने नोड्यूल्स को लाकर मर्करी क्लोराइड से डिसइंफेक्ट किया ताकि कोई बैक्टीरिया ऑक्सीजन ना प्रोड्यूस कर रहा हो, और फिर उन्हें एयर टाइट जार में कोल्ड सॉल्टी वाटर में रखा। और जो हुआ उसने सबको हिला दिया। जार में ऑक्सीजन कम होने की जगह तेजी से बढ़ने लगा, नॉर्मल लेवल से 3 गुना ज्यादा। यह साबित हो गया कि इस ऑक्सीजन का सोर्स बायोटिक नहीं, एबायोटिक था, यानी कोई जीवित अंग नहीं, बल्कि खुद पत्थर ऑक्सीजन छोड़ रहे थे। एक काला खुरदुरा पत्थर कैसे ऑक्सीजन की सांसें छोड़ सकता है? इसके पीछे एक ऐसी साइंस थी जो तुम्हारे इतिहास के सबसे बड़े राज से जुड़ी है। हम थोड़ी देर के लिए इस राज को पॉज करते हैं और मैं तुम्हें एक और हैरानी की बात बताता हूँ। तुम्हारा जन्म कैसे हुआ? ऑक्सीजन से, या तुमने ऑक्सीजन बनाया? मुर्गी पहले आई या अंडा? दुनिया 4.5 बिलियन साल पहले बनी। लाइफ 3.8 बिलियन साल पहले शुरू हुई, लेकिन आज से 2.4 बिलियन साल पहले तक पृथ्वी पर सिर्फ 0.01% ऑन ऑक्सीजन था और आज 21%। तो क्या हुआ था 2 अरब 4 करोड़ साल पहले कि ऑक्सीजन का बॉम्ब फट गया? तुम्हें सुनकर शॉक लगेगा। उस समय पृथ्वी एक एलियन प्लेनेट जैसी थी। ऑन रेंज स्काई मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ, सल्फर और आयरन से भरा समुंदर। फिर वहां कुछ हीरोज का जन्म हुआ, साइनोबैक्टीरिया। इन्होंने फोटोसिंथेसिस शुरू किया और वेस्ट के तौर पर ऑक्सीजन छोड़ना शुरू किया। अरबों की संख्या में बढ़ते गए और ऑक्सीजन बढ़ता गया। ये ऑक्सीजन उन पुराने जीवों के लिए जहरीला था और वह मरने लगे। लेकिन इसी बदलते एनवायरनमेंट ने नए जीवों को जन्म दिया जिन्हें यह जहरीला ऑक्सीजन अमृत लगा, तुम्हारे माइक्रोस्कोपिक पूर्वज। इसी इवेंट को द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट कहते हैं। तो अगर पृथ्वी पर ऑक्सीजन ऐसे बना, तो डीप सी में यह डार्क ऑक्सीजन कैसे पैदा हो रहा था? और क्या तुम्हारी वही गलती दोबारा दोहरा रहे हो? देखो, तुम सोचते हो डीप सी बस एक बड़ा इकोसिस्टम है। गलत। जैसे इंडिया में टाइगर, ऑस्ट्रेलिया में कंगारू, आर्कटिक में पोलर बेयर
डीप सी में इससे भी ज्यादा डाइवर्सिटी है। हर ट्रेंच में, हर सुरंग में अलग अलग प्रजातियां हैं जो सिर्फ उसी जगह के लिए बनी हैं। जानकर हैरान हो जाओगे, एक ब्लू व्हेल भी अगर सतह पर मरता है तो उसके 150 टन के कारकैस पर नीचे गिरते गिरते हजारों जीव 50 सालों तक दावत मनाते हैं। पहले बड़े शिकारी, फिर स्कैवेंजर्स, फिर वर्म्स और अंत में केमिकली खाने वाले बैक्टीरिया जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाते हैं। और ये हाइड्रोजन सल्फाइड डीप सी माइक्रोब्स का खाना है जो ट्यूब वर्म्स, स्क्विड्स, मछलियां और शार्क्स तक को खिलाता है। क्या घिनौनी खूबसूरती है प्रकृति की, राइट? और क्या तुम्हें पता है डीप सी में जहरीले तालाब, कोल्ड सीप्स, ब्राइन पूल्स भी होते हैं। तुम्हारे लिए जहरीले, उनके लिए घर। ये एक्सट्रीमली सॉल्टी पानी होता है, 5 से 6 गुना ज्यादा सॉल्टी डेंसी वाटर। यहाँ ऑक्सीजन नहीं होता और मीथेन, गैसेस, मिनरल्स भरे होते हैं। ये कई जानवरों के लिए जहरीला होता है, लेकिन कई बैक्टीरिया का खाना भी है जिन्हें खाने शेलफिश आते हैं और फिर क्रैब्स, श्रिम्प्स, मछलियां और शार्क्स तक। समझ रहे हो? एक छोटा सा इकोसिस्टम कितने बड़े फूड चेन को जिंदा रखता है। और अब अगर हम बात करें पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स की, जो यही डार्क ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और एक पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं, तो 1980 के माइनिंग ऑपरेशंस ने ये ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। 7 से 80% जीव और उनके इकोसिस्टम्स तबाह हो गए, जो आज 45 साल बाद तक रिकवर नहीं हो पाए। फिर भी कुछ लोग हैं जो इस सच को छुपाना चाहते हैं। यह थी डेड मेटल्स कंपनी टीएमसी। आयरॉनिक यह है कि टीएमसी ने खुद ही डीप सी रिसर्च को फंड किया था, लेकिन जब सच बाहर आया तो उन्होंने इसे दबाने की कोशिश की। टीएमसी ने एंड्रयू और फ्रांस की खोज को फ्लॉड एंड मिसलीडिंग बताया और नेचर जियोसाइंस जैसी रेस्पेक्टेबल साइंटिफिक जर्नल को भी दोषी ठहराने लगे। इन अरबपतियों के लिए डॉलर्स क्या समुंदर के नाजुक फेफड़ों से भी ज्यादा जरूरी है। एंड्रयू और फ्रांस के पास बस एक ही रास्ता था, डार्क ऑक्सीजन के पीछे का एग्जैक्ट मैकेनिज्म प्रूव करना। डॉ फ्रांस को याद आया कि उन्होंने पहले एक बार प्रूव किया था कि नमकीन समुद्री पानी खास हालातों में जंग लगे मेटल्स के साथ इंटरैक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता है। यस, एक अंडर वाटर बैटरी की तरह, वह भी इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, जो H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करता है। क्या समुद्र की अंधेरी गहराइयों में अरबों अंडर वाटर बैटरीज छुपी हैं जो यह डार्क ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रही हैं? अजीब लगता है, राइट? उन्होंने लैब में इन पत्थरों के सैंपल्स लिए और सॉल्टी पानी में डाला। इस बार उन्होंने पत्थरों की सतह पर 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए और उन्हें वोल्ट मीटर से मेजर किया। एंड दे वर शॉक्ड। इमोशनली एंड लिटरली 0.95 वोल्ट्स की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। फिजिक्स की सिंपल प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रिसिटी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है। जैसे एक पाइप में पानी अगर एक तरफ उठा दो तो फोर्स क्रिएट होगा। इलेक्ट्रिकल फोर्स को वोल्ट्स में मेजर करते हैं। एक ये बैटरी 1.5 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस बनाती है। इन पत्थरों में मैग्नीज था जो बैटरीज में पॉजिटिव टर्मिनल बनाता है और आयरन ऑक्साइड नेगेटिव टर्मिनल का रोल प्ले करता था। और समुद्री पानी इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा था, आयंस से भरा हुआ, इसलिए 0.95 वोल्ट्स की रीडिंग आई। तो क्या ये पत्थर सच्चाई में अंडर वाटर बैटरीज हैं जो डीप सी में इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं और ढेर सारा डार्क ऑक्सीजन बना रहे हैं? एक कैच था, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए कम से कम 1.23 वोल्ट्स इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत थी, मगर उन्हें तो सिर्फ 0.95 वोल्ट्स मिले। लेकिन उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में लिखा कि अगर ये पत्थर ज्यादा संख्या में या क्लस्टर्ड फॉर्म में हो, जैसा कि डीप वाटर में कॉमन है, तो ये 1.23 वोल्ट्स या उससे ज्यादा भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे 2 पत्थर मिलकर 1.9 वोल्ट्स तक बना सकते हैं। 2023 में यह रिसर्च वैलिडेट हुआ। डाटा ने कंफर्म किया कि वोल्टेज और ऑक्सीजन प्रोडक्शन में लिंक कंसिस्टेंट है। और फाइनली 2024 में नेचर जियोसाइंस में यह स्टडी पब्लिश हुई। एविडेंस काफी कन्विंसिंग था, लेकिन सितंबर 2020 में द मेटल्स कंपनी का एक बड़ा रिप्लाई आया, रॉ डाटा और रिसर्च नोट्स के साथ। उन्होंने इस डिस्कवरी को फ्लॉड बताया। कोमर्सी यानी क्रिटिकल ओशन मिनरल्स रिसर्च सेंटर ने भी इसे येलो फ्लैग दिया। उनका कहना था कि 2 और रिसर्चर्स ने यही एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उन्हें उल्टे रिजल्ट्स मिले। क्या एंड्रयू और टीम का रिसर्च गलत है? बिल्कुल नहीं, अब तो खेल और तेजी से बढ़ रहा है। कुछ जेन्युइन साइंटिस्ट्स ने भी कंसर्न्स उठाए,
जैसे एयरहूस यूनिवर्सिटी के इंडिपेंडेंट रिसर्चर बॉर्कर जॉर्जेंसन ने उल्टे रिजल्ट्स पाए थे। उन्होंने कहा कि एंड्रयू के रिसर्च में कुछ मेथोडोलॉजिकल फ्लॉज थे। लैब एक्सपेरिमेंट में डीप सी का 400 गुना प्रेशर रेप्लिकेट नहीं हुआ। 0.95 से 1.23 वोल्ट्स एग्जैक्टली कैसे क्रिएट हो रहे हैं ये स्पेक्युलेटिव है। हाइड्रोजन गैस जो इलेक्ट्रोलाइसिस में ऑक्सीजन के साथ रिलीज होनी चाहिए को एक्यूरेट मेजर नहीं किया गया। जॉर्जेंसन के हिसाब से इस रिसर्च ने तुम्हें जवाबों से ज्यादा सवाल दे दिए हैं और यह एहसास दिला दिया है कि समुंदर के बारे में आज भी तुम कितना कम जानते हो। तो क्या तुम्हारी दुनिया के सबसे गहरी जगहों में एक अनोखी सांस छुपी है जो तुम्हारे लिए जरूरी है और जिसे तुम अपनी लालच में खत्म करने चले हो? यह सिर्फ एक साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं, यह एक वार्निंग है, एक आईना है जो तुम्हें दिखा रहा है कि कितना कुछ तुम अभी तक नहीं जानते और कितनी आसानी से तुम अनजाने में एक पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर सकते हो। क्या तुम इस डार्क ऑक्सीजन के रहस्य को पूरी तरह समझ पाओगे? इससे पहले कि तुम इसे हमेशा के लिए खो दो, इस वीडियो को शेयर करो ताकि यह सच और लोगों तक पहुंचे। और ऐसी और भी दिलचस्प डिस्कवरीज और सच्चाइयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वी स्टैंड एट ए क्रूशियल क्रॉसरोड्स। द चॉइसेस वी मेक टुडे will shape the future for generations to come. It's not just about the survival of our species, but the well-being of our entire planet. We must act now, decisively and collectively. The time for complacent is over. Each one of us has a role to play, and together we can force a path toward a sustainable and harmonious existence. Remember, the power to change the world lies in our hands. Let's not wait for tomorrow. Let's begin today. Every breath we take is unique. It's a reminder of our connection to the world around us and to each other. It's a small yet profound act of life that we often take for granted. Sometimes our greatest ignorance is revealed in the simplest of things. We look into the mirror and see only ourselves, forgetting the intricate web of life that supports us. Our understanding is but a sliver of the vast knowledge that exists. And so, we are left with the final question: what will we do with this newfound understanding? Will we continue to ignore the science, or will we embrace the challenge and change our ways? The choice is ours to make. Now is the time to act, to take the knowledge we've gained and put it into practice, to make a difference, not just for ourselves, but for future generations. Let's come together and create a better world, one breath at a time.